भवतु मे सदा सिद्धम सुधम पर्णमीय जिनिंद्रवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। द्वारसंग जिनवानी माता की जय। गोमट साहब जी की जय। आचार्य पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद आचार्य की जय। कढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लत के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी ग्रुप में विराजमान है वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई 2-4 साल के बाद स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था इतना दिन गैप होने से। हम लोग जैन अलौकिक गणित के बाद में 14 धाराएं समझ रहे हैं। 14 धाराएं समझते हुए हम लोगों ने द्विरूप वर्ग धारा पर पहुंच चुके थे। 14 धारा का नाम बिना देखे कौन बोलेंगे? बिना देखे मैं कोशिश करती हूँ अगर याद हुआ। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, कृति मात्रक धारा, अकृति मात्रक धारा, वर्ग धारा, वर्ग धारा, वर्गकृति धारा, वर्ग घन धारा, वर्ग धारा, वर्ग घन धारा, द्विधारा, द्विरूप धारा। बस कितना ही मुझे याद है, बाकी भूल गए। बहुत इजी है 14 धारा का नाम तो, और बहुत गैप भी मिला। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिका धारा, अकृति मात्रिका धारा, घन मात्रिका धारा, अघन मात्रिका धारा। अब 3 रह गए, वो द्विरूप धारा, द्विवर्ग रूप, द्विघन धारा, एक मिनट मंजू जी, बीच में नहीं बोलिए, गड़बड़ा जाता है ना, बीच नहीं बोलिए। कोशिश करने दीजिए, कोई भी करे कोशिश करने दीजिए। छूट गया ना ना बोलिए बाबूजी, 12वीं धारा का नाम बोलिए। हाँ, अघन मात्रिका धारा के बाद और आगे की धारा बोलिए। अघन मात्रिक धारा, हाँ, घन धारा, अघन धारा, फिर कृति मात्रिका धारा, अकृति मात्रिका धारा, अकृति मात्रिका धारा, फिर घन मात्रिका धारा, अघन धारा, फिर वो आ गया द्विवर्ग रूप, द्विघन धारा, द्विरूप अघन धारा, घनाघन धारा, घनाघन धारा। और कोई बोलना चाहेंगे बिना देखे? बोलिए मंजू जी। मैं बोलूं? सर्वधारा। प्रणाम ललिता जी। हाँ 1 मिनट कुसुम जी, मंजू जी बोल रही हैं, बोलिए। हाँ, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। बहुत सुंदर। अब बोलिए कुसुम जी आप। हाँ, प्रणाम ललिता जी। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। सर्वधारा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिशत तक सर्वधारा। 1, 2, 3, 4 से लेकर। इसके सर्व स्थानों की संख्या क्या है?
वो तो केवल ज्ञान पर्यंत ही होगी ना सर, मतलब इसकी केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिशत तक सारे केवल ज्ञान प्रमाण हो जाएगी सारी संख्या। अनंत अनंत सर्वस्थान केवल ज्ञान प्रमाण हो अनंत अनंत इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें यही बताया गया कि केवल ज्ञान पर्यंत है ना। केवल कितने होगी तो केवल ज्ञान प्रमाण, जितना केवल ज्ञान है उतना ही इसकी सर्वस्थान की संख्या, क्योंकि उसके बाद की संख्या तो बनती ही नहीं है। तो केवल ज्ञान प्रमाण, प्रमाण बोलना होगा, पर्यंत नहीं प्रमाण। विषम धारा में कौन कौन सी संख्या आती है और उसके स्थान कितने हैं? सारी जितनी भी ओड संख्याएं हैं, 1 3 1 3 5 7 9 जो भी है, वो केवल ज्ञान के अभिव्यक्त प्रतिषेध में -1 करने तक सारे स्थान आ जाएंगे उसके केवल ज्ञान के। अर्ध प्रमाण हो जाएगा, आधा विषम धारा आधा सम धारा, ऐसे हो जाएगा। बताना नहीं आ रहा क्या? पता नहीं, ठीक है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। समधारा में कौन कौन सी संख्या आती है मंजू जैन दिल्ली, और स्थान कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, भाई इसे 100 तक समधारा में आ जाएंगे। मतलब नहीं, यहाँ हमने 100 नहीं मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना। हम 50 लोग आगम कौन से, हाँ कहाँ तक? 50 स्थान है, नहीं, केवल एक ज्ञान तक मिनट, के 50 स्थान है। 1 मिनट, हमने नहीं आपसे कहा कि केवल ज्ञान 100 है तो समधारा कितना है, ये मैंने नहीं पूछा। सामान्य प्रश्न किया, वो 100 वगैरह तो कि हम लोगों को समझने के लिए छोटी सी संख्या मानी गई थी। यहाँ 100 को नहीं लेना हमको, आगम में जो लिखा वो बताना है। 100 तो हम लोग जवानी में समझने के लिए, कहीं आगम में 100 की संख्या नहीं आई है, ध्यान रखेंगे हमेशा। वहाँ कोई 80 100 बोल के संख्या नहीं आई है ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 2 4 6 8 कहाँ क्या बोलेंगे फिर? मतलब केवल ज्ञान के अभिभाग परिच्छेद तक आएगी ये तो। हाँ, केवल केवल ज्ञान के, क्योंकि केवल ज्ञान की अंतिम संख्या ये तक क्या आएगी। है? समरूप है कि विषम रूप है? ये तो समरूप है, केवल ज्ञान की जो अभिभाग परिच्छेद है, ये तो केवल ज्ञान की संख्या, केवल वैसे ज्ञान की जो संख्या है अंतिम संख्या वो समरूप है। तो स्थान कितने हो गए टोटल समधारा के? अनंत हो जाएंगे फिर तो। अनंत यहाँ पर अनंत थोड़ी बताना है, अनंत तो सब चीज अनंत कह के थोड़ी, अनंत कह के थोड़ी समझना है। फिर क्या सब बताएं? स्थान कितने हो जाएंगे? सर्व स्थान समधारा के कितने हो जाएंगे? केवल ज्ञान के अर्ध केवल प्रमाण ज्ञान पर्यंत हो जाएगा। केवल ज्ञान प्रतिशत तक के अर्ध प्रमाण। अर्ध प्रमाण होंगे। बहुत सुंदर उत्तर। केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण हुआ था विषम धारा, बाकी जो आधा प्रमाण बचा वो हो गया समधारा। तो इस तरह से समधारा और विषम धारा, यहाँ हमको अनंत थोड़ी बोलना है, हम थोड़ी जान रहे। केवल ज्ञान तो बहुत बड़ा है, हम सीधा सा जानते हैं केवल ज्ञान जितना है उसके आधी संख्या उसमें से निकाल लो, वो समधारा में है, आधी संख्या विषम धारा में है। और यहाँ पर हमने एक विशेष रूप से जाना था, विशेष चिंतन दिया था आचार्य ने कि जितनी भी जघन्य संख्याएं वो समरूप है और उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है। जितनी भी संख्या है 1 से लेकर के केवल ज्ञान पर्यंत तक जितनी भी संख्या है, उन संख्या में जितनी जघन्य संख्या कह रहे वो समरूप है और उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है, केवल ज्ञान को छोड़कर। क्योंकि केवल ज्ञान सबसे उत्कृष्ट संख्या कौन सी है? तो केवल ज्ञान है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत दिया आचार्य ने उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप है, यहाँ पर एक केवल यह अपवाद है कि केवल ज्ञान सबसे उत्कृष्ट होने पर भी समरूप है। ठीक है, समझ में आया है यहाँ तक? चले आगे, दोहराने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो फिर आगे का समझ में नहीं आता। कृति धारा, अकृति धारा। कृति धारा किसे कहते हैं? इसमें जो वर्ग से निकले, वर्ग को कृति धारा कहते हैं। अकृति धारा किसे कहते हैं? क्या होता है? जो कृति धारा में वर्ग में नहीं आए वर्ग रूप संख्या को, वर्ग रूप संख्या को कृति धारा कहते हैं। नहीं, तो क्या हो गया? रोटेट कैसे हो गया? हाँ, मैंने पूछा अकृति धारा किसे कहते हैं? संख्या में जो नहीं आए उसे अकृति धारा कहते हैं। हाँ, वर्ग रूप संख्या में जो नहीं आए, जो बच जाते हैं वर्ग रूप संख्या से,
वो अकृत्य धारा होती है। पूरा उत्तर देना चाहिए। जो वर्ग, जैसे वर्ग में जो संख्या के बाद में जो संख्या बच जाती है, मतलब इतने मुझे पता है, उसे अकृत्य धारा कहते हैं। जो वर्ग में और कोई संख्या नहीं आई। उत्तर दे, और कोई उत्तर दे, आकृति धारा किसे कहते हैं? जो उदाहरण संख्याएं के साथ वर्ग समझाओ। से नहीं निकलती है, वही तो मैंने बताया। जिसमें वर्ग रूप संख्या प्राप्त नहीं होती है वो हाँ जो क्या आकृति धारा है। हाँ, तो आप इतना अगर हम पढ़ाते तो आप लोग को समझ में आ जाता क्या? 2 3 5 6 ये जो संख्याएं हैं 7 8, क्योंकि इनका वर्ग नहीं होता, जैसे 3 का क्या निकालेंगे, 3 3 9 करेंगे तो 9, वो सब कृति धारा हो जाएगी। तो जो संख्याएं वर्ग रूप से प्राप्त नहीं होती वो अकृति धारा होगी। अब तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? हाँ? 2 ऐसी। 3 जितनी विषम 2 3 संख्याएं हैं, जितनी 2 विषम 3 संख्याएं हैं, 5 6 विषम नहीं, नहीं ऐसा है, तो 2 तो सम विषम- संख्या ही है, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, विषम संख्या इसमें नहीं बोला जाएगा, नहीं तो नहीं, गलत हाँ हो नहीं जाएगा। बोला जाएगा, सॉरी गलत नौ मुंह से निकल। 9 विषम संख्या है, विषम संख्या इसमें ऐसा नहीं हाँ बोला नहीं जाएगा। होगा, नहीं जो होगा, वर्ग ठीक। रूप से प्राप्त नहीं हो उनको केवल इतना ही बोलना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी? 15 तक की संख्या बोलिए तो। 2 2 3 5 6 7 नहीं 8 2 नहीं होगी, 2 समधारा है, नहीं 2 नहीं, दो हम सब दो आएगी, हम क्या निकालेंगे? आएगी आएगी आएगी। 2 आएगी। 2 3 5 6 7 8, फिर 9 नहीं आएगी, 10 आएगी, फिर 10 11 आएगी, फिर 4 तो 16 12 13 14 15 तक आएगी। बहुत अच्छा। तो 15 इस तरह से हमने समझा। जो संख्या को हम वर्ग करके नहीं निकाल सकते हैं, आकृति धारा में वो आ जाती है। ये इसके पूरे स्थान कितने हो जाएंगे? केवल केवल ज्ञान माइनस क्या अंडर है? रूट केवल ज्ञान। हाँ, -2 अथवा कहाँ तक होगी? 2 से लेकर के कहाँ तक होगा? केवल ज्ञान में से एक घटाने, एक कम। हाँ, हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान इसके पहले पृष्ठ में आचार्य बता चुके हैं कि समरूप संख्या है, वो कृति रूप भी हो जाएगी, तो इसलिए वो आकृति धारा में नहीं आएगी, उसमें एक माइनस करेंगे तो आएगा। तो इस तरह से सर्व स्थान हो जाएगा केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट ओवर। यानी केवल ज्ञान अगर 100 है, 100 का रूट ओवर करे तो 10 आया, यानी 90। आकृति धारा में कितने स्थान आ रहे हैं? 90। देखने में तो ऐसे लग रहा है केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का रूट निकाला तो आधा निकाला, ऐसा महसूस हो रहा है ना? कैसा महसूस हो रहा है? हम अगर 100 मानते हैं केवल ज्ञान को, तो 100 में से केवल ज्ञान का रूट निकाले तो एकदम मोटी भाषणा देखते ही भाव भाषणा क्या होगी कि जैसे आधा हुआ। आधा होता तो सर्व स्थान में सीधे आधा केवल ज्ञान पर मान लिखते, ऐसा तो नहीं लिखा। ऐसा क्या लिख दिया? केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का रूट। तो केवल ज्ञान का रूट तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना? केवल ज्ञान तो हो गया बहुत अनंत, उसमें से अगर हम 100 भी मानते तो 100 में से 100 का रूट ओवर निकालेंगे तो 10 आएगा। तो केवल ज्ञान 100 है तो 10 निकालिए, यानी 90 संख्या। अगर 100 संख्या है केवल ज्ञान की तो उसमें से 90 संख्या आकृति धारा में आती है, यानी ये बहुत बड़ी संख्या है। आकृति धारा किसे कहते हैं? वर्ग रूप होकर के जो संख्या आएगी, जैसे जैसे 1 4 9 16 जैसे 25 36 49। कहाँ तक? ये केवल ज्ञान पर्यंत का है। केवल ज्ञान पर्यंत तक, क्योंकि हम पिछले पृष्ठ में जान चुके हैं कि केवल ज्ञान उत्कृष्ट संख्या है, सो समरूप है। तो सारे स्थान कितने हो गए? तो कह रहे हैं केवल ज्ञान का रूट कर दीजिए, यानी 100 का अगर हम 100 माने हैं तो 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा, यानी कृति धारा के स्थान मात्र 10 हैं, आकृति धारा के स्थान 90 हैं। कब? जब हम केवल ज्ञान को 100 मानते हैं तब। अघन धारा किसे कहते हैं? जिसमें घन रूप संख्या नहीं होती, मतलब जो घन रूप संख्या जो 3 बार गुना करते हैं तो वो होती है। जो संख्या घन रूप में नहीं आएगी वो अघन रूप में आएगी, जो बचेगी संख्या वो अघन रूप में आएगी। जैसे 2 3 4, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 3 5 भी आ गया, 5 6 7 8
8 नहीं आठ नहीं आएगा। होगा। 9 नहीं आएगा, आठ 8 भी नहीं। आठ- हाँ 8 नहीं होगा, 8, 9 भी नहीं आएगा। 9 9 का आएगा, आएगा। 9 आएगा, 9 आएगा, 9। और जी 3 तीनों इसमें 4 8 6 1 से 10 तक की संख्या अगर हम देखते हैं तो केवल 8 नंबर की संख्या अगन धारा में नहीं आएगा, क्योंकि 8 घन रूप से प्राप्त होता है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 1 से 10 संख्या में हम देख रहे हैं केवल 1 और 8, ये 2 संख्या ऐसी है जो घन धारा में आ रही है, बाकी 8 संख्या अघन धारा में आ रही है। तो सारे स्थान कितने हो जाएंगे? तो केवल ज्ञान माइनस गंधारा के गंधारा स्थान। के स्थान, घन धारा निकल का जाएगा। स्थान। गंधारा के स्थान माइनस क्योंकि कर। केवल ज्ञान बहुत बड़ा, तो उसका स्थान तो बताया नहीं जा सकता है। तो सीधा क्या लिख दिया कि केवल ज्ञान की जितनी संख्या है उसमें से जो जो संख्या घन रूप होती है उसको माइनस कर दो, बाकी जो बच गई वो अघन रूप से बच गई। फिर कहते हैं घन धारा। घन धारा किसे कहते हैं? जो संख्या घन रूप से प्राप्त हो, जैसे 100 जैसे तक में 1 बता दो। 1 8 27 64 125 नहीं और वो 100 आगे से तक। ज्यादा हो नहीं। जाएगी। नहीं वो केवल ज्ञान से ज्यादा हो जाएगी, वो 125 नहीं आएगी। 100 के अंदर तक बताइए। आप तो बहुत सारा छोड़ दिए निमिचंद भाई साहब। अच्छा 1 8 27 64 फिर 1 से 100 तक में है, फिर 64 के बाद में फिर 125 ही तो आएगी दीदी, 5 ही तो आएगा 4 के बाद में। हाँ तो 125 तो हमको बोलना नहीं है ना। तो कौन सा 64 तक संख्या? 64 तक ही हाँ। आएगी। हाँ 64 तक, यानी अगर हम 100 मानते हैं तो 4 संख्या ही आ रही है जो केवल ज्ञान तक में घन रूप होती है। तो कितने हो जाए, कहाँ तक जाएगा? तो कहते हैं केवल ज्ञान का ज्ञान आसन के घन। आसन्न घन तक। हाँ, आसन घन मतलब केवल ज्ञान की जो संख्या है वहां तक जो पहले वाला आसन घन है वहां तक, जो उसके बाद सीधे केवल ज्ञान आ जाएगा। तो कहते हैं कि कहाँ तक कौन कितनी ये घन धारा मतलब हम लोग समझ चुके हैं, जो बिल्कुल धारा रूप चलती रहे उसको धारा कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ तक ये जाएगा केवल ज्ञान घन धारा, कि केवल ज्ञान का आसन्न घन। क्योंकि केवल ज्ञान क्या है? कीर्ति धारा में है ना, घन धारा में नहीं है। केवल ज्ञान की जो संख्या है, उत्कृष्ट संख्या केवल ज्ञान की जो है वो किस में है? आगे आचार्य बता दें, वो कृति रूप है, समरूप है, कृति रूप है, 2 तरह से है। सभी समरूप संख्या कृति रूप हो, सभी कृति रूप संख्या समरूप हो, ऐसा नहीं होता। जैसे 9 है, कृति रूप तो है पर समरूप नहीं है। पर केवल ज्ञान के लिए आचार्य ने पहले बता दिया कि केवल ज्ञान की संख्या समरूप भी है और कृति रूप भी है, लेकिन ये घन रूप नहीं है। जैसे हम 8 को देखें, 8 की संख्या समरूप भी है और घन रूप है, परंतु कृति रूप नहीं है। तो उसी तरह से केवल ज्ञान का आसन घन की जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक घन निकलना चाहिए। केवल ज्ञान को इसलिए नहीं लिया गया कि केवल ज्ञान समरूप तो है और कृति रूप तो है, लेकिन वो घन रूप नहीं है। इसलिए उस संख्या के पहले जहां तक घन बन सकता है वहां तक की संख्या इसमें आ जाएगी। तो सारे स्थान कितने हो जाएंगे? केवल ज्ञान के आसन्न घन। आसन मतलब हम लोग समझ चुके हैं, नजदीक। केवल ज्ञान के नजदीक में जो अंतिम घन, केवल ज्ञान के बाद उसके बाद कोई घन संख्या नहीं हो, उसको केवल ज्ञान का आसन्न घन कहेंगे। तो घन धारा में इतने हो जाएंगे। अगर हम 100 मानते हैं तो केवल 4 स्थान ऐसे आ रहे हैं जो घन धारा में आ रहे हैं। हाँ? कुछ पूछ रहे हैं क्या? म्यूट कर लें अपने को सब कोई। अकृति मात्रिक धारा, बाबूजी मात्रिका नहीं है, ध्यान देंगे, आप मात्रिका बोल रहे थे। मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा किसे कहते हैं? तो जो है केवल ज्ञान से आगे निकल जाए, जो संख्या वर्ग करने पर वर्ग केवल ज्ञान से आगे निकल जाए, वो अकृति मात्रक धारा होती है। जो केवल ज्ञान का मतलब, जैसे केवल ज्ञान को हमने 100 माना, तो जो 100 से आप किताब खोल के बोल रहे हो? नहीं, किताब नहीं खोला मैंने, किताब नहीं खोली। अरे वाह, किताब नहीं खोला, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये मैंने आपके अब क्लास सुबह से पहले थोड़ा रिवीजन करा था। हाँ, मैंने भी आज सारा रिवीजन किया, इसीलिए थोड़ा 10 मिनट पहले थोड़ा सा मैंने देखा था, 10 मिनट पहले। देखिए
तो ये समझ में आई ये बात, क्या कहना चाह रहे हैं? जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्या एक बार फिर से बोलो, फिर से प्रश्न एक बार फिर से केवल ज्ञान से आगे जाने के बाद में कोई संख्या ही नहीं आएगी, इसके लिए ऐसा कहा। नहीं, तो यहाँ पर ठीक है कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे संख्याएं इस धारा में पाई नहीं जाती हैं। हाँ, पाई जाती है, लिखा पाई है। जाती हैं, धारा में पाई जाती संख्या इस धारा में पाई, हाँ वे संख्याएं इस धारा में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है? ये नहीं पता, ये नहीं शायद पढ़ा। केवल ज्ञान के आगे तो कोई संख्या ही नहीं है ना, उससे बड़ी संख्या ही नहीं है ना, उससे आगे कोई हाँ। संख्या ही नहीं है। हाँ, इससे एक और क्या निकला? ये तो ठीक है कि केवल ज्ञान से आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा। इसका एक चीज और क्या निकला? एक सिद्धांत और इसमें क्या निकला? केवल ज्ञान की संख्या है वो खुद भी कृति रूप है। केवल ज्ञान की जो संख्या है वो कृति रूप है, यानी तो कृति मात्रिक धारा में कौन सी संख्या लास्ट में आएगी? केवल ज्ञान आएगा, है ना। इससे क्या हमको समझ में आया? जैसे हमने 100 केवल ज्ञान माना, तो ये क्या कह रहे हैं कि 100 का रूट आपने 10 किया, 10 + 1 11, 11 को जब हम घन करेंगे तो 121 हो जाएगा, जो कि केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर जिन संख्याओं का वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे इसमें नहीं पाई जाएंगी। तो हमने केवल ज्ञान 100 माना, 100 का घन 100 किसका क्या नाम है? 100 कृति होता है तो 10 का होता है। तो 1 से लेकर के यहाँ पर हमको ये समझना है कि कौन सी संख्या कृति रूप है? तो केवल ज्ञान के रूट तक की सारी संख्या कृति रूप है। यहाँ विशेष हमको क्या भाव भाषण करें, क्योंकि वर्ग को उत्पन्न, जैसे हम जब कहे 1 3 5 ये सब, ये वर्ग को उत्पन्न नहीं करती है वर्ग से उत्पन्न हुई संख्या नहीं है। लेकिन 1 3 5 का वर्ग तो हो ही सकता है ना। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। 1 3 5 7 8 ये संख्या वर्ग होकर के नहीं आई हैं, पर इन संख्याओं का वर्ग हो सकता है ना। तो ये केवल ज्ञान की संख्या का रूट हम निकाल दें तो वहां तक की सारी संख्या कृति मात्रिक धारा है, यानी वो कृति को उत्पन्न करने वाली है। जैसे हमने केवल ज्ञान 100 माना, उसका वर्ग निकाला 10, तो 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या कृति मात्रिक धारा कहलाएगी। वहां तक की सारी संख्या कृति को उत्पन्न करने वाली है। 1 को करे वर्ग 1, 2 को करे वर्ग 4, 3 को करे 9, इस तरह से 10 को करे तो 100। हमने 100 माना है केवल ज्ञान। तो यहाँ क्या समझना है हम लोग को कि कृति धारा जो है, कृति हर संख्या की हो सकती है। कोई संख्या कृति रूप नहीं हो, यह हो सकता है, पर हम किसी भी संख्या की कृति कर सकते हैं, पहली बात। अब कहाँ जाके स्टॉप होना है? तो भाई केवल ज्ञान की हम कृति करेंगे तो मान ली केवल ज्ञान अगर हम 100 माने हैं, 100 पर हम कृति करने जाए तो 100 गुना 100 हो जाएगा, जो कि संख्या प्राप्त नहीं होती है। केवल ज्ञान तक ही हमको तो चलना है। तो केवल ज्ञान तक की सारी संख्याओं की कृति हो सकती है। वो सारी संख्या केवल ज्ञान का रूट निकाल देंगे तो वह रूट तक की सारी संख्याएं कृति को उत्पन्न करने वाली हैं। दोनों में अंतर समझना हमको बहुत बढ़िया से। एक तो कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या, एक वह संख्या जो कृति से उत्पन्न हुई है। जैसे 3 संख्या कृति से उत्पन्न नहीं हुई है, पर 3 को हम कृति कर सकते हैं, 3 गुना 3 9 कर सकते हैं। ये दोनों अंतर बहुत बढ़िया से समझना हम लोगों को कि कृति मात्रिक धारा कृति धारा में अंतर क्या है। तो कृति मात्रिक धारा में तो वो आ जाएगा जो कृति को उत्पन्न करती है, कृति धारा में वो आ जाएगी जो कृति के द्वारा संख्या प्राप्त हुई है। दोनों में ये अंतर है। तो उसमें जब हम देखते हैं
कृति मात्रिक धारा में देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी आ गई। लेकिन कृति धारा में क्या आई, केवल 1 और 9 आया और 4 आया, 3 ही संख्या आई, 1 9 4 और बाकी संख्या तो फिर उसमें कृति धारा में नहीं बैठ, सॉरी 1 2 3 4, हाँ हाँ 1 2 3 4, हाँ मैं 1 का तो 2 दूनी 4, हाँ 10 कृति धारा में उत्पन्न जैसे 9 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये इतनी मात्र इतनी संख्या आएगी। और लेकिन जब कृति मात्रिक धारा में हम जब देखते हैं तो 1 से 10 तक की 10 संख्याएं आ रही है, ये अंतर है दोनों में। तो कैसे कृति मात्रिक धारा में कितने हो जाएंगे, तो केवल ज्ञान का रूट निकाल दीजिए, केवल ज्ञान का रूट निकल के जो संख्या आएगी वहां तक की संख्या सारी कृति मात्रिक धारा में, बिल्कुल वहां से एक एक संख्या बढ़ती हुई सारी संख्या से कृति उत्पन्न हो सकती है। अकृति धारा में क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान का रूट से +1 कर देंगे, क्योंकि केवल ज्ञान के रूट पर्यंत तो कृति धारा में है। तो अकृति धारा में कौन सी आ गई, केवल ज्ञान रूट +1, केवल ज्ञान रूट +2, ये सारे संख्या स्थान केवल ज्ञान पर्यंत तक ये सारी संख्या अकृति उत्पन्न धारा में आ जाएगा, अकृति मात्रिक धारा में। घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा। घन मात्रिक धारा क्या होगा, एक बार कृति मात्रिक धारा और कृति धारा का अंतर थोड़ा सा वापस बोलिए। मतलब कृति धारा तो आपने कहा जो कृति के द्वारा हमको संख्या प्राप्त होती है वो कृति धारा। नहीं नहीं, जिसकी कृति निकलती हो वो ही कृति मात्रिक धारा, कृति धारा। कृति धारा वह हुई जिसकी कृति निकल सकती है। जैसे कृति तो सभी संख्याओं के वर्ग तो हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं ना, किसी भी संख्या को उस संख्या से गुना करेंगे तो कृति में हो गया। तो हमने केवल ज्ञान 100 माना, तो 100 में हम 1 को 1 से गुना किए, 2 को 2 से किए, 3 को 3 से किए, 4 को 4 से किए, ऐसे करते हम देख रहे हैं 10 को 10 से गुना किए तो 100 आ गया, केवल ज्ञान आ गया। तो यानी केवल ज्ञान पर्यंत तक, केवल ज्ञान जो 100 है उसका अगर हम रूट ओवर निकाल दें तो 10 आया, यानी 1 से 10 तक की सभी संख्या कृति धारा में है, कृति मात्रिक धारा में है। लेकिन ये कृति को उत्पन्न करने वाली है। कृति धारा में कौन कौन सी होगी, सॉरी अघन कृति अघन में कौन सी आ जाएगी, तो जो केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान +2, क्योंकि इसका जब घन करेंगे तो ये केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगा, तो इसको अघन मात्रिक धारा। अब कुछ और पूछे शायद, मुझे लगता नहीं, हम अंतर आपने बताया ना कृति मात्रिक धारा और कृति धारा। आपने कृति धारा में समझ में आया कि जो कृति के द्वारा संख्या हमको प्राप्त हो सकती है, होती है, वो कृति धारा हो गई। हाँ, कृति धारा तो मैंने ये कहा कि कृति तो किसी भी संख्या की हो सकती है, कोई जिसकी कृति निकल सकती है। हाँ, कृति किसी भी संख्या आ जाएगी। हाँ, किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे वर्ग निकल जाएगा, है ना। हाँ, उससे उसी को गुना करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बंदिश क्यों लगी फिर, बंदिश चूंकि संख्या की एक लिमिटेशन से कहाँ तक है, केवल ज्ञान तक है, उससे आगे कोई संख्या नहीं है। तो हम वर्ग करके वही संख्या निकालेंगे जो केवल ज्ञान तक आए। और हमको ये पहले बता दिया गया कि केवल ज्ञान जो संख्या है वो समरूप भी है और कृति रूप भी है। तो यहाँ केवल ज्ञान का रूट हम अगर निकाल देते हैं तो 1 से लेकर के वहां तक की सारी संख्या की कृति बन सकती है। कृति मात्रिक धारा में सारी संख्या आ जाएगी, क्योंकि सबका जब हम वर्ग करेंगे तो केवल ज्ञान के नीचे ही आएगा। जैसे 1 से 10, उदाहरण के लिए 1 से 100 हमने केवल ज्ञान माना, तो कह रहे हैं कि भाई घन कृति मात्रिक धारा में कौन कौन सी संख्या आएगी, तो केवल ज्ञान का हमने रूट निकाल लिया, रूट ओवर निकाल लिया तो 10 आया, 100 का 10 आया। तो 1 से लेके 10 तक की सारी संख्या कृति मात्रिक धारा में आ जाएगी। कृति मात्रिक धारा कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या सबकी सब है, क्योंकि लास्ट संख्या क्या है, 10 है। 10 की हम कृति करेंगे तो 100 आएगा। 100 क्या है, हमारा केवल ज्ञान है। लेकिन अगर हम किसी चीज का वर्ग करते हैं और वर्ग करके 100 से आगे अगर निकलता है तो कृति मात्रिक धारा में नहीं आएगा, क्योंकि केवल ज्ञान से आगे कोई संख्या नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर कृति मात्रिक धारा, कृति। अब कृति धारा किसे कहते हैं, ये तो एक कृति मात्रिक धारा। कृति धारा उसे कहते हैं जिसका वर्ग हो सके, वर्ग होकर के केवल ज्ञान के अंदर अंदर आए। तो हम जब देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक में हमको लाना है क्या, कृति धारा लानी है। कृति धारा में जो संख्या वर्ग रूप होकर के आती है, कृति मात्रिक धारा में कृति को उत्पन्न करी,
और इसमें स्वयं वो कृति होकर के ही आती है। तो हम जब देखते हैं 1 से 100 तक में कृति होकर के आने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो 1 होता है, 4 होता है ना, 4 3 तिया 9 है, 4 चौक 16 है, 5 5 25 है, 6 25, 36 है, 36 7 49 है, 8 8 64, 9 9 81 है और 10 दाएं 100 है। बस ये इतनी संख्या है ना। जबकि कृति मात्रिक धारा में तो 1 से लेके केवल ज्ञान के रूट ओवर सबकी सब थी, और इसमें 4 9 16 25 36 74 80 64 81 बस और 100, बस इतनी कितनी आई। और कोई संख्या इसके बीच की ऐसी नहीं है जो कृति रूप होकर के आई है। ये अंतर है, वो रिजल्ट है। कृति धारा कृति का रिजल्ट है और मात्रिक धारा कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या है। ठीक। घन मात्रिक धारा अघन मात्रिक धारा, तो हमने इसको समझा अभी कि जो संख्या घन को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं इस धारा में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर भी किसी भी, जैसे जिस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, उसी तरह से किसी भी संख्या का हम घन भी कर सकते हैं। 2 बार गुना किए तो वर्ग, 3 बार गुना किए तो घन। तो कोई बंदिश थोड़ी है, केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान गुना केवल ज्ञान भी हो सकता है। केवल ज्ञान की जितनी बड़ी संख्या उसको 3 बार गुना कर दो, तो कर तो दे पर वो संख्या होनी चाहिए ना, तो वो संख्या ही नहीं है। तो हमको कहाँ तक, केवल ज्ञान तक ही हमारे पास संख्या है, तो कहाँ तक होगी घन मात्रिक धारा? तो कहते हैं 1 से लेकर के और केवल ज्ञान का आसन घन मूल जो है, ये जितनी भी संख्या है सब घन को उत्पन्न करने वाली है। 1 से लेकर के केवल ज्ञान का आसन घन मूल, हमने केवल ज्ञान को 100 माना। केवल ज्ञान समरूप है, कृति रूप है, और हमने ये समझा कि घन रूप नहीं है। अगर घन रूप रहती तो यहाँ क्या लिखते कि जो 1 से लेकर के केवल ज्ञान के घन तक ऐसे आता, केवल ज्ञान का घन मूल। लेकिन केवल ज्ञान घन मूल नहीं है, कृति रूप तो है, समरूप तो है, लेकिन घन रूप नहीं है। तो कहाँ तक जाएगी ये संख्या? 1 2 3 4 5 6 सारी संख्याओं का हम घन कर सकते हैं। कहाँ तक भाई? केवल ज्ञान की जो 100 संख्या हमने मानी है उसके पहले का घन ले सकते हैं हम इसे। जैसे 3 तिया 4 चौक 16 चौका 64, 5 पचे 25 जैसे ही हम करते हैं तो केवल ज्ञान के आगे चला जाता है। तो मात्रिक धारा में कौन से आए? सिर्फ 1 2 आया है ना, 3 आया, 4 आया, बस इतना, और 1 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4, इसके आगे 5 जैसे ही लेते हैं तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। तो घन मात्रिक धारा उत्पन्न करने वाली कितनी, कहाँ तक संख्या होगी? तो केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल। केवल ज्ञान हमने 100 माना, केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल कितना हुआ? कौन सा होगा? 4 चौक 16 चौका 64। हाँ 64 होगा। तो ये कहते हैं कि भाई 64 तक की जो संख्या है वो केवल ज्ञान के आसन घन मूल है। तो वहां तक की सभी संख्या घन निकाल सकती है। 1 का निकालो, 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, 4 का निकालिए, सब इसमें आ जाएगा। यानी लगातार सारी संख्या आ गई कहाँ तक? केवल ज्ञान के आसन्न घन मूल तक। केवल ज्ञान का घन मूल नहीं बोलना है। फिर ध्यान देंगे, केवल ज्ञान संख्या घन रूप नहीं है, केवल ज्ञान संख्या कृति रूप है, समरूप है। ये हमेशा याद रखेंगे। घन इसीलिए लिखा क्या? केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल, यानी केवल ज्ञान के पास वाला घन रूप, घन आसन्न घन जो है वहां तक की सब संख्या आप ले लीजिए। 1 से लेकर के वहां तक की टोटल संख्या सभी इसमें आ जाएगी। फिर आगे तो सर्वस्थान केवल ज्ञान के आसन घन मूल प्रमाण हो गया, टोटल स्थान हो गया यहाँ तक। अब अघन मात्रिक धारा में जिन संख्याओं का घन करने पर घन संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता हो, है ना, तो उसको जैसे हमने अभी देखा कि 5 का घन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 125 हो जा रहा है। 6 का घन कर रहे हैं तो और आगे निकल जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं केवल ज्ञान के आसन घन के प्रथम घन मूल प्लस 1। केवल ज्ञान का जो आसन्न घन मूल कौन सा है? 4 चौक 16 चौका 64। अगर हम 100 मानते हैं तो 100 मान के समझ रहे हैं, तो आसन्न घन मूल कौन सा हुआ? 64 हुआ। तो कह रहे हैं कि आसन्न घन मूल प्रथम घन मूल प्लस 1, 4 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, और वो क्या हो जाएगा?
अघन मात्रिक धारा में आ जाएगा, वो घन मात्रिक धारा से आगे निकल गया। तो स्थान कितने हो जाएंगे? तो कह रहे हैं केवल ज्ञान के प्रथम घन के सारे स्थान कितने हो जाएंगे? केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घन मूल। जैसे केवल ज्ञान हमने 100 माना, 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 64, क्योंकि 5 तो फिर 125 हो रहा है। तो 1 से 64 तक की संख्या का अगर हम घन निकालते हैं तो केवल मतलब 1 से 64 का 1 से 8, 4, हाँ 1 4 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं इनका घन निकल सकता है। तो क्या कहे कि केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल, यानी केवल ज्ञान 100 है, उसका आसन्न घनमूल कौन सा है? तो 4 है। तो यानी 96 जो संख्या बची उसका घन नहीं निकल सकता। अघन मात्रिक धारा में वो सारी संख्या आ जाएगी। बाकी केवल 4 स्थान ऐसे आएंगे जो घन को उत्पन्न करने वाले होंगे। अब द्विरूप वर्ग धारा। नहीं भाभी, इसमें प्लीज एक बात बताइए आप। मैं सुबह पढ़ रही थी तो उसमें जो आपने ये ना आप हमसे करवाई थी, कैलकुलेशन करवाई थी, जैसे 32 गुना 32 गुना 32, वो मुझे समझ नहीं है, हमने करी तो थी, मैं भूल गई हूँ। जैसे 32 सबके हमने सारी संख्या करी थी, 32 की, 33 की, 34 की, 41 तक हमने करी थी। वो आगे आ रहा है, आगे आ रहा है त्रिशला जी। अच्छा, मैं भूल गई, वो समझ ही नहीं आया मुझे। अच्छा, हाँ नहीं, वो भूलने वाली चीज ही है, तो भूले क्या भाई, भूलने वाली चीज। मैं सुबह बड़े बड़े रिवीजन मार रही थी तो वही मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। तो यहाँ तक कि 11 धारा सबको समझ में आई होगी, है ना? थोड़ा थोड़ा वीडियो सुनेंगे तो और बढ़िया से याद हो जाएगा। यहाँ तक की धारा हम लोग को बढ़िया से याद हो जानी चाहिए, नाम भी याद हो जाना चाहिए और विषय भी हमको समझ, क्योंकि यहाँ तक कठिन नहीं है विषय, बहुत इजी है, समझने पर बहुत इजी है, नहीं समझने पर तो सब भारी है। तो यहाँ तक का विषय हमें कभी भूलना भी नहीं है और न नाम भूलना है। यहाँ तक का विषय बहुत मतलब बहुत बच्चे क्लास वाला विषय है। शब्द थोड़े से आगम के हैं, पर जो काम हो रहा है वो तो तीसरी चौथी क्लास का ही हो रहा है। द्विरूप वर्ग धारा, 2 के वर्ग से प्रारंभ कर पूर्व की संख्या का जिस धारा में पाया जाता है वह द्विरूप वर्ग धारा है। द्विरूप वर्ग धारा में इन्होंने सबसे स्टार्टिंग क्या लिया? 2 लिया, 2 से शुरू करके। क्यों लिया 2? क्योंकि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही रहता है, इसलिए 1 को नहीं लिया गया। 2 का वर्ग करते हैं तो संख्या चेंज होती है। तो द्विरूप, 2 के रूप से वर्ग करके उसकी धारा, 2 को वर्ग करके उसकी धारा, अगर हम 2 को 2 से गुना फिर 2 से गुना, वो चीज दूसरी है। यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने के बाद द्विरूप मतलब बराबर उसको द्विरूप वर्ग धारा में लेते जाइए, यानी उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तब ये द्विरूप वर्ग धारा में आएगा। तो इन्हें कहा द्विरूप मतलब 2, वर्ग मतलब 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर। यह सबसे शुरू का स्थान है कि इसके पहले की संख्या का वर्ग करके कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। अब द्विरूप वर्ग धारा, क्योंकि हम सब में धारा, क्योंकि हम 14 धारा समझ रहे हैं ना, इसलिए हमको सारा धारा इस धारा रूप में निकालना कि भाई द्विरूप वर्ग धारा में कौन से स्थान आएंगे। तो सबसे पहला स्थान तो उन्होंने दिया 2 गुना 2 4, सबसे पहला स्थान द्विरूप वर्ग 2 का होता है, पर द्विरूप वर्ग धारा में का पहला स्थान 4 होगा। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, वर्ग तो 2 का हो रहा है पर द्विरूप वर्ग धारा का स्थान कौन सा होगा? 2 होगा। जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर, 1 से लेके 100 तक की संख्या में वर्ग अगर कृति करते हैं सबसे पहले, तो 1 को अगर छोड़ दीजिए तो सबसे पहला स्थान कौन सा होता है? 2 होता है, 2 का वर्ग होता है। तो पहला स्थान, तो वहां पर सबसे पहला स्थान कृति के लिए 2 हुआ था। यहाँ पर द्विरूप वर्ग का धारा हमको निकालने की, द्विरूप होते थे तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 2 का तो वर्ग किया गया। तो सबसे पहला वर्ग कौन सा हमें प्राप्त होता है? संख्या में 4 होता है, सबसे पहला वर्ग की हुई, है ना? ये वर्ग होकर के आई है, कृति रूप होकर के आई है। 4 कृति को उत्पन्न नहीं किया है, 4 कृति रूप है, इसको उत्पन्न कौन किया है? 2 किया है। 4 की कृति मात्रिक धारा कौन है? 2 है, 2 4 को उत्पन्न किया है। तो इसलिए द्विरूप वर्ग धारा का स्थान कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला वर्ग की हुई संख्या कौन सी होगी? तो 4 होगी। इसके पहले की
1 2 3 नहीं होगी। फिर 4 को वापस हम वर्ग करेंगे, क्योंकि उसका नाम ही है द्विरूप वर्ग धारा, माने दूने दुगने रूप से आप वर्ग करते जाइए, धारा रूप में आते जाइए। तो कह रहे हैं 4 आया, फिर 4 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 16 आया, फिर 16 को 16 से गुना किए तो 256 आया, फिर 256 को 256 से मल्टीप्लाई किए 65,536, जिसको हम लोगों ने समझा इसको पन्नट्ठी कहते हैं। फिर उसके बाद 65,536 गुना 65,536, इसको हम लोगों ने देखा कि बादाल कहते हैं। और इसलिए बादाल कहते हैं क्योंकि पहले की संख्या 42 है, 42 को आगम में बादाल कहते हैं। ऊपर पन्नट्ठी इसलिए नाम है, 65 है, 65 को पन्नट्ठी कहते हैं, इसलिए पूरी संख्या शुरू की संख्या के से इन लोग का नाम है। आगम में ये सारे इतने बड़े बड़े संख्या नहीं लिखी हुई है ना। इसी तरह से या तो पन्नट्ठी लिखा रहेगा या फिर 2 पर रूट ओवर जितना वो रूट लिखा रहेगा 16। बादाल, पन्नट्ठी गुना पन्नट्ठी इज इक्वल टू बादाल। फिर बादाल गुना बादाल इकट्ठी, इकट्ठी इसलिए कहा गया शुरू की संख्या 18 है, इसलिए इसका नाम इकट्ठी है। तो इस तरह से हमने उस दिन समझा था पन्नट्ठी, बादाल और इकट्ठी। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? जी। ये संख्या प्राप्त कैसे होती है, तो इन्होंने एक चीज और दिया कि भाई कैसे आई। तो पहले 4 भाई 2 को गुना करने से, 4 को 4 से गुना किए, 16 को 16 से गुना किए, ऐसे आई। और कैसे आई, तो इन्होंने कहा कि भाई 2 पर 2 का पावर, 2 पर 4 का पावर, हमें ये पावर भी याद रखना है, क्योंकि आगे अर्धछेद वगैरह निकालने के लिए हमको इसके पावर की जरूरत पड़ती है। 256 कैसे आ रहा, 2 पर 8 पावर। पन्नट्ठी कैसे आ रहा है, 2 पर 16 पावर। बादाल कैसे आ रहा है, 2 पर 32 पावर। इकट्ठी कैसे आ रहा है, 2 पर 64 पावर। अर्धछेद, इसको याद अर्धछेद कोई बताएंगे? विवक्षित राशि को आधा आधा करते जाओ, अर्धछेद दूर। सबको समझ विवक्षित में आ राशि गया को होगा? आधा केवल ये किताब की लाइन अगर बोलने से समझ में आ जाता तो हम लोग अपने से पढ़ लेते, खाली इतना जो सब बोलने से हो गया। राशि है, जैसे अपने पास 4 राशि है, उसको हम उसका अर्धछेद करेंगे तो दो से करेंगे, दो करेंगे, फिर 1 आएगा तो 2 इसका अर्धछेद आएगा। 4 की और राशि 16 नहीं, नहीं, हमारे पास मैं बताती हूँ, जैसे कोई बड़ी वो राशि 4 है, की राशि है, जैसे 2 मतलब 16 की राशि है। हमारे पास विवक्षित राशि 4 है ना। 4 की राशि नहीं बोलना चाहिए, 4 की राशि तो मतलब हो गया 4 अंक की राशि, है ना। हमें क्या बोलना चाहिए कि विवक्षित राशि 4 है। 4 के अर्धछेद कितने होंगे, तो अर्धछेद का इन्होंने नियम दिया कि आप 2 से उसको भाग देते जाइए जब तक भाग लगता है। अब जितनी बार भाग लगे वह अर्धछेद है। जैसे 4 लिया, 4 को 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 आया, फिर उसको 2 से भाग दिया तो आया 1। अब उसमें भाग नहीं लगेगा। तो हमने देखा कि 4 को 2 बार भाग दिया, तो 2 जितनी बार भाग देना है, कहाँ तक, जब तक भाग लगता जाएगा, जब तक जितनी बार भाग लगेगा उतनी उस राशि का, यानी 4 का, विवक्षित राशि हमने 4 ली थी, 4 के अर्धछेद कितने होंगे, तो 2 होंगे। उसी तरह से मान लीजिए हम 16 लेते हैं, 2 से भाग देते हैं 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, तो हम क्या पा रहे हैं कि 4 बार आधा आधा हम किए हैं 16 को, तो 16 के छेद कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अर्धछेद तो बहुत इजी है। ठीक, आगे चलें। हाँ। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है कि छेद को हम दिमाग में ऐसे, कई बार क्या होता है कि जैसे 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो दिमाग में ये हो जाता है कि ये संख्या तो हमेशा कृति रूप और घन रूप भी होती, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं 64 के छेद 6 आ रहा है, 6 न तो घन रूप है न कृति रूप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि छेद वर्ग रूप ही आए अथवा घन रूप ही आए, ऐसा नहीं है। और यह है वर्ग रूप, अगर द्विरूप वर्ग धारा की संख्या है तो समरूप तो आएगा, लेकिन कृति और घन रूप आए, कोई कृति रूप भी आ सकता है, कोई घन रूप भी आ सकता है, कोई किसी रूप भी नहीं आ सकता है। अर्धछेद के बारे में ये बोला जा रहा है कि अर्धछेद किसी भी
घन रूप भी नहीं हो सकता है, घन रूप हो भी सकता है, जैसे 8 घन रूप है, जैसे 4 वर्ग रूप है, 6 न घन रूप है न वर्ग रूप है, सम रूप जरूर है। तो इस तरह से अर्ध छेद के लिए ये भाव भासना बना के नहीं रखना है कि ये घन रूप ही होता है अथवा वर्ग रूप ही होता है, क्योंकि आगे इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला आने वाला है कि हम लोग दिमाग में सेट रखें कि अर्ध छेद ऐसा नियम से ऐसा नहीं होता है, वर्ग रूप भी हो सकता है, घन रूप भी हो सकता है, सम रूप भी हो सकता है, विषम रूप भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे। अर्धछेद 2 की घात से जितनी भी विवक्षित राशि 2 की घात है उतने छेद उस राशि के होते हैं। अब यहाँ पर एक अभी तो ऊपर पहले उन्होंने फिर पहले पेज में क्या बताया कि भाई आप जो राशि आपको प्राप्त है उसको 2 से भाग देते चले जाइए। तो ये राशि प्राप्त थी तो आपने भाग दे दिया, कोई जरूरी थोड़ी है राशि प्राप्त हो। जैसे पनट्ठी पर पनट्ठी है ना, पनट्ठी पर पनट्ठी लिखा हुआ, बादाल हमारे पास नहीं है, हम बादाल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बादाल के अर्धछेद कितने, पनट्ठी। समझिएगा बात को, हम पनट्ठी को पनट्ठी से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमसे पूछ रहा कि बादाल के अर्धछेद कितने, और हम ये जान रहे हैं कि बादाल कैसे आता है, पनट्ठी को पनट्ठी से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बादाल के अर्धछेद कितने हो जाएंगे, पनट्ठी। जैसे 4 पर 2 का पावर, 4 कैसे आया, 2 पर 2। अब कोई पूछे भाई 4 के अर्धछेद कितने होंगे, तो आप तो 4 को आप बादाल समझ लीजिए, 4 को आप बादाल समझ लीजिए, 2 पर 2 पावर को आप पनट्ठी पर पनट्ठी समझ लीजिए। तो क्या आंसर निकला, बादाल का अर्धछेद कितना होगा, पनट्ठी होगा। पकड़ में आई ये बात, ये बात मैंने इसके पहले क्लास में नहीं बताई है, ये मेरा नया चिंतन अभी चला तो मैं बता रही हूँ। पकड़ में आ रही है बात। जैसे हम यहाँ पेज निकाले होंगे, पेज नंबर मेरे पास तो बुक है भी नहीं अब, अर्धछेद 2 की घात से इस तरह का पेज है, वो पेज निकालें। यहाँ क्या लिख रखे, पहले तो इन्होंने कहा एक दो तरह से, एक तो आपको राशि प्राप्त है, जैसे आपको पनट्ठी की संख्या प्राप्त है 65,536। खूब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे का विषय ये जितना हम समझे रहेंगे आगे का विषय बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमने आपको संख्या दी 65,536 और मैंने कहा इसके अर्धछेद निकालिए। आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले पेज में आचार्य हमें क्या भाव भाषण कराए, भाई 2 से भाग देते चले जाओ। तो हम भाग देते 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 देखेंगे क्या कि 256 बार भाग लगा, क्योंकि 256 मल्टीप्लाई करने से पनट्ठी आता है। तो हमको आचार्य ने 256 नहीं बताया, 256 का पावर नहीं बताया, हमें क्या कहा गया कि भाई पनट्ठी के अर्धछेद बताओ। हमने पनट्ठी की संख्या आपको दे दी और आपको मैंने कहा कि इसके अर्धछेद निकाल करके लाइए। तो आप क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे और करते 2 भागा 2 भागा 2 भागा बार बार भाग देते देते आपका आएगा कि भाई 256 आया। तो आप कहेंगे पनट्ठी के अर्धछेद 256 होते हैं। ये आप कैसे निकाले, आपको पनट्ठी मालूम थी, आपको पनट्ठी मालूम थी। अब मैं पनट्ठी नहीं बता रही हूँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि 256 पर 256 का पावर, इससे जो संख्या आएगी उसके अर्धछेद कितने होंगे। ध्यान देंगे दोनों में अंतर क्या है। एक में मैंने संख्या बता दी 65,536 और अब मैं 65,536 नहीं बोल रही हूँ, अब मैं क्या कह रही हूँ कि 256 पर 256 का पावर, ये जो संख्या आएगी इस संख्या के अर्धछेद बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप फट से बोल देंगे 256। आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, आप क्या कह देंगे, इससे जो संख्या प्राप्त होगी उसके अर्धछेद 256 होंगे। ये समझ रहे हैं, ये भैया वगैरह का बताया हुआ चीज नहीं है, ये मेरे अचानक से दोनों चीज समझाने का मन में आ गया। दोनों में अंतर समझ रहे हैं। आ रहा है। एक में मैंने संख्या दे दी थी, अर्धछेद निकालने कहा तो हम भाग दे दे करके निकाल लिए। एक में पावर ही हमने बताया भाई 2 पर पावर 2, जिस पनट्ठी पर पावर 256 पर पावर या पनट्ठी पर पावर पनट्ठी, बादाल आएगा। हमने आपको कहा पनट्ठी पर पावर पनट्ठी, जो संख्या बादाल आ रही है उस संख्या का अर्धछेद कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने कह दिया पनट्ठी होगा।
क्योंकि हम जानते हैं 2 के भाग से ही आता है। तो यहाँ पर अर्धछेद 2 की घात से इस पेज में यही बताना चाह रहे हैं कि 2 की घात से जो 2 की घात जितनी आएगी उतने ही अर्धछेद होते हैं। ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि 2 की घात, पहले बार में संख्या मिली हुई थी उसको 2 से घात करते गए, दूसरी बात में 2 का घात हमको मालूम है, तो 2 का घात जितना है उतने ही अर्धछेद हो जाएंगे। इस तरह से अर्धछेद निकालने का 2 तरह का यहाँ पर फॉर्मूला आचार्य ने बताया है। ठीक है, चले आगे। मतलब बादाल का अर्धछेद है तो वो पन्नठी हो जाएगा, पन्नठी का अर्धछेद है वो 256 हो जाएगा, और इकट्ठी का अर्धछेद है वो बादाल हो जाएगा। एक मिनट, 2 की पावर से होगा, पन्नठी गुना पन्नठी नहीं होगा, ये मेरे मुंह से गलती निकाल। पन्नठी 2 के ऊपर, एक मिनट पिछला पेज निकालिए आप लोग, मैं पेज से समझाती हूँ। ये पेज है द्विरूप वर्ग धारा का पहला पेज निकालिए। हाँ, जिसमें स्थान है, संख्या है, कैसे आई, अन्य रूप हाँ, है। हाँ, यहाँ पर जो अभी हम लोग पेज पढ़ रहे थे वो क्या कहे कि 2 की घात से आप अर्धछेद कैसे निकालोगे। तो हम जब देख रहे हैं कि 4 की संख्या उस पर क्या करें, पावर से 2 की घात, घात किसको कहते हैं, पावर पर जो संख्या रहती है उसको घात कहते हैं ना, याद है ना बढ़िया से। जो 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 है उसको 2 की घात 2 बोलते हैं। तो कहते हैं घात से अर्धछेद निकालना। तो जैसे पन्नठी है, पन्नठी जो है वो 2 पर 16, 2 को हम 16 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब पन्नठी हमारे आ रही है। तो कह रहे हैं कि 2 की घात से अर्धछेद को जानना। 2 की घात से मतलब पन्नठी बराबर 2 पर घात 16, तो पन्नठी के अर्धछेद कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। मैं वो स्क्वायर वाला चीज मेरे मुंह से गलती निकल गया था। पन्नठी के अर्धछेद कितने हो जाएंगे, 2 पर पावर 16, 2 की घात से निकालना कि 2 की घात उस पर जितनी आ रही है उतने अर्धछेद हो जाएंगे। भाग दे करके तो निकलेगा। जैसे 2 पर 16 पावर इज इक्वल टू पन्नठी, तो पन्नठी के अर्धछेद कितने, 16। 2 पर पावर 32, बादाल के अर्धछेद कितने, निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आचार्य कह रहे कि 2 पर पावर जितना है वही उस संख्या का अर्धछेद हो जाएगा। ऐसा अभी वाले पेज में आचार्य बता रहे हैं कि यहाँ हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पर जितना घात होगा, घात 2 पर होना चाहिए, 2 पर जितना घात होगा उतना ही उस संख्या का अर्धछेद हो जाएगा। जैसे इसमें दिया 4 इज इक्वल टू 2 पर पावर 2, तो 4 के छेद 2 हो गए, 256। हमने पिछले पेज में देखा था 2 की पावर 8, यानी 2 को जब 8 बार लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 256 2 की पावर पर 2 पर 8 की घात करने से आता है, तो 256 के छेद भी 8 ही होंगे। 65,536, 2 पर 16, 2 को हम 16 बार अगर मल्टीप्लाई करें, 2 गुना 2 गुना 2 16 बार लिखें तो पन्नठी आ जाएगी। तो इस 2 पर पावर 16 से आ रही है, तो इसके छेद कितने हो जाएंगे, छेद का मतलब अर्धछेद समझेंगे। आगम में छेद भी नहीं लिखा हुआ है, आगम में क्या लिखा हुआ है, घात लिखा है, घात नहीं 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा आगम हुआ में 6, हाँ 6 लिखा। यहाँ तो उन्होंने अर्ध हटाया, केवल छेद लिख दिया, परंतु जब हम जीवकांड वगैरह देखेंगे तो उसमें केवल 6 लिखा हुआ, तो 6 का मतलब वहां पर हम लोग छेद समझेंगे। तो आगम में केवल 6 है, क्योंकि आगम तो फिर बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए बहुत सांकेतिक भाषा वहां पर ली गई है। तो यहाँ पर अर्धछेद हमने समझा कि किसी भी संख्या का अर्धछेद 2 पर पावर जितना होगा, जितना 2 पर पावर करने से संख्या वो आएगी, वो 2 पर पावर जितना होगा वह उस संख्या का अर्धछेद होगा। अथवा जो संख्या हमारे पास है उस संख्या को 2 से हम तब तक भाग देते जाएं जब तक 2 से भाग लगती रहे। जितनी बार 2 का भाग लगेगा, जितनी बार 2 का भाग लगेगा उतने उसके अर्धछेद होंगे। अर्धछेद का मतलब हो गया ना, आधा आधा छेदन करते जाना। अर्धछेद का मीनिंग समझ लेंगे तो याद रहेगा। अर्ध माने आधा, छेद माने छेदन करना, बार बार आधा करना। अर्धछेद मतलब बार बार आधा आधा छेदन करना। उसी को लॉग से समझाया था, 4 की अर्धछेद लॉग बटे 2 बटे 4 पावर,
तो इस तरह से लॉग में इसमें बहुत ज्यादा इसको समझने 256 के अर्थछेद कितने होंगे? 2 तो दे दिया, 2 जो पावर दे रहा, 2 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, 2 अर्धछेद का वो होने पर 256 यानी 256 का log 2। क्या इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 256 का log 2। तो 256 का log 2 जब निकाला जाता है तो 8 आता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। पनट्ठी का log 2, पनट्ठी के अर्धछेद 16। इस तरह से इन्होंने log 2 जो आजकल की नई गणित है वर्तमान की, log 2 से बताया हुआ है। सोचिए log 2 कब बताया है? हाँ, कब आए महावीर स्वामी? और छोड़िए भगवानों को, 23 भगवान को छोड़िए, कम से कम जिनका शासन चल रहा है उनको ही हम लोग लें तो भी 2500 पहले ही, 2500 वर्ष पहले ये बात आ गई थी। अब हम शलाका शास्त्र में लिखा है क्या? हाँ शास्त्र में लिखा है ये लोक शब्द? हाँ, वो भैया बाबू जी मुझे नहीं पता, पर विकास जी जब पढ़ा रहे थे वो तो ऐसे ही बोले थे। मैं इसको नहीं देखी हूँ कुछ भी अपने से, पर जिस समय वो क्लास ले रहे थे वो ये बात बोले थे कि हम लोग तो log 2 अभी पढ़ रहे हैं। और या फिर वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, बहुत समय की बहुत वहाँ पर बंदिश रहती है ना, तो बहुत ही संक्षेप में हर चीज बताते हैं। तो या तो फिर ऐसा बोले होंगे कि log 2 अभी हम जिसको नाम दे रहे हैं वो अर्धछेद के नाम से महावीर स्वामी की वाणी में कब का ही खिल गया, ऐसा भी हो सकता बोले हो। इस तरह से इसका नाम अभी log 2 नई गणित में आ गया होगा और अपने महावीर स्वामी की वाणी में अर्धछेद इसका नाम होगा। ऐसा हो सकता, ऐसा भी कहें। वर्गशलाका याद होगी किसी को? वर्गशलाका किसे कहते हैं? अर्धछेद का छेद निकालने को वर्गशलाका कहते हैं। अर्धछेद का छेद निकालने को शलाका कहते हैं। यानी पहले तो अर्धछेद निकाला हमने, 4 का 2 बार आया, 2 को अब 2 का फिर अर्धछेद निकालो, 2 का अर्धछेद निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 4 की संख्या क्या अर्धछेद तो 2 हो गए, 2 मतलब 2 नहीं, 2 बार, 2 मतलब 2 बार। और उसकी सलाका कितनी? 1 आई है, एक ही बार होगी, एक ही सलाका निकलेगी 4 की। 16 की वर्ग सलाका 2 निकलेगी क्योंकि उसका अर्धछेद कितना आता है? 16 का 4 आता है, तो 2 से भाग दिए, फिर 2 से भाग दिए, तो इस तरह से कहते हैं कि वर्ग शलाका 2 हो जाएगी। यानी अर्धछेद का छेद निकालना ये वर्ग शलाका कहलाती है। 256 की वैसे ही हो जाएगी क्योंकि वर्ग शलाका 3, क्योंकि उसके छेद कितने हो जा रहे हैं? वर्ग शलाके छेद 6 होते हैं। वर्ग शलाका 256 के अर्धछेद कितने हैं? 8, 3 2 दूनी 3 2 दूनी, हाँ 8 होंगे, 256 के 8 होंगे। 8 8 है 8 है 8 हाँ, तो 8 के फिर अर्धछेद निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1 यानी 3। तो 256 के जहाँ अर्धछेद 8 है वहाँ वर्ग शलाका मात्र 3 है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी संख्या बड़ी होती जाएगी, अपने जीवकांड जी वगैरह में तो आएगा पल्ले के अर्धछेद, पल्ले की वर्ग शलाका, है ना, वहां तो ये संख्या आएगी। सागर के अर्धछेद, वहां इस संख्या तो आएगी नहीं, पर नट्ठी इकट्ठी वगैरह तो आएगी नहीं। तो हमको भाव भाषणा वहां पर क्या करनी है? वहां भाव भाषणा ये करनी है कि अर्धछेद से शलाका बहुत कम होती है। शुरू में तो हमको फिर भी लग रहा है कि भाई जैसे 256 का 8 है अर्धछेद, वर्ग शलाका 3 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है। लेकिन और ऊपर जा रहे हैं तो और कम, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे अर्धछेद से वर्ग शलाका बहुत कम होती जाएगी। जब हम पल्ले में सागर में आएंगे वहां पर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ना, पहले वाला का क्या था? 4 का अर्धछेद 2, शलाका 1, कोई अंतर नहीं, आधा, वो 2 थी 1 आई, ऐसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर 16 की वर्ग शलाका 2 आई और वो क्या था? 4 था। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि आधी आधी। और फिर अब और आगे जब बढ़ रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि अर्धछेद तो 8 है लेकिन वर्ग शलाका 3 आ गई, है ना, घट के 3 आ गई, अब आधी नहीं रही। और इसके बाद जब हम पनट्ठी में जाएंगे तो क्या पाएंगे? वहां 16 है, अर्धछेद 16 है, 16 का वर्ग, 16 का जब हम शलाका निकालेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 2 4 8, 4 2 1 4 ही आएगी।
तो हम क्या पा रहे हैं, पहले आधा था, फिर तीसरा भाग हुआ, फिर चौथाई हो गया। तो यानी जब हम पल्ले और सागर में जाएंगे तो हमको ये, हम कर्म कांड जी भी पढ़ रहे हैं, ये अपने अंदर भाव वासना बना के रखनी है कि अर्ध छेद से सलाका बहुत छोटी हो जाएगी वहां पर, कहा, जहां पल्ले और सागर आएगा। पकड़ में आ गई है कि बात नहीं? बात पकड़ में आई कि नहीं सबको? अर्ध छेद और वर्ग सलाका का आपस का रेशियो समझ में आया आप लोग को? जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी, अर्ध छेद से वर्ग सला, उसी राशि का, जिस भी विवक्षित राशि का हम अर्ध छेद निकालेंगे, उसी राशि का वर्ग सलाका निकालनी रहती है। तो वर्ग सलाका अर्ध छेद से बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे विवक्षित राशि बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे अर्ध छेद से वर्ग सलाका बहुत कम होती जाएगी। हाँ ठीक है सर। चलें समाप्त करें। कुसुम जी वगैरह तो सुबह से ऐसे रहते हैं, 50 हो गया है आज। ठीक है। इतना तक को थोड़ा सा सुन लीजिएगा तो आगे थोड़ा समझने में ठीक रहेगा, क्योंकि वास्तव में तो आगे की 3 धारा टफ है, अच्छी का टफ नहीं है, बहुत टफ है। देखिए कितना समझा पाती हूँ, कोशिश करूंगी। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सत्संग जिनवानी माता की जय। वो अर्थ छेद का ध्यान रखेंगे, 2 पर पावर करके करना है। मैंने जो बोल दिया था 256 पर 256 का घात 256 उसका अर्थ छेद होगा, वो गलत निकल गया था मेरे मुंह से, है ना। उसको आप लोग बाद में जो बोले हैं वो समझेंगे। वहाँ उस बीच के प्रकरण को गलत हो गया है, वो उसको नहीं लेंगे। ठीक है। सत्संग जिनवानी माता की जय। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। सादर प्रणाम ललिता जी।